हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th की हिंदी का आधार यानी कोर का कोर के सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म के इशू किए हैं उनके समाधान यानी कि सॉल्यूशंस। सैंपल पेपर्स आप सभी के पास में आ चुके हैं, आप लोग देख भी चुके होंगे। तो आज हम उन सभी प्रश्नों के समाधान लेकर आपके पास में आए हैं कि इनको हम कैसे करेंगे या क्या है इनके उत्तर, सभी कुछ। तो ये जैसे देख रहे हैं आप, कक्षा 12वीं हिंदी आधार हमारा कोर का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 समाधान। तो ये हमारा टर्म 1 का जो है वो पेपर है। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कैसे आएगा आपका पेपर। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 विषय हिंदी आधार। विषय कोड जरूर ध्यान रखिएगा 302। फिर कक्षा है 12वीं। निर्धारित समय आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसी 1.5 घंटे के अंदर आपको ये पेपर करना है। इसके अधिकतम मार्क्स जो हैं वो अंक हैं 40 यानी कि 40 नंबर का ये पूरा पेपर है। फर्स्ट टर्म आपका 50 मार्क्स का है लेकिन 40 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है और 10 मार्किंग आपकी इंटरनल है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 10 मार्क्स स्कूल की तरफ से इंटरनल बेसिस पे आपके इंटरनल असेसमेंट्स पे जाएंगे। अब इस पेपर में कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं। पहले उन सामान्य निर्देशों को हम देखते हैं। क्या है पहले सामान्य निर्देश? इस प्रश्न पत्र के 3 खंड है यानी कि 3 खंडों में ये पूरा पेपर हमारा विभाजित है। खंड आ में 30 प्रश्नों में से केवल 15 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। जो खंड आ आएगा वो हमारा अपठित बोध है यानी कि अपठित गद्यांश और पद्यांश। अब इसमें 30 में से 15 देने हैं तो इसको मैं बताती हूं कैसे। आपके पास 2 गद्यांश आ रहे हैं, एक गद्यांश में 10 क्वेश्चन है और दूसरे गद्यांश में भी 10 क्वेश्चन है। तो आपको दोनों में से कोई एक गद्यांश करना है। तो टोटल 20 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 10 यानी जो भी गद्यांश आप अटेम्प्ट करेंगे उसके सिर्फ 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं वो। फिर उसके बाद आपके पास 2 काव्यांश आ रहे हैं। 2 काव्यांश, एक काव्यांश में 5 क्वेश्चन है तो 2 काव्यांश में मिलाकर 10 क्वेश्चन हो गए। तो मतलब 10 आप एक अपठित गद्यांश अटेम्प्ट करेंगे तो 10 क्वेश्चन उसके और एक अपठित काव्यांश अटेम्प्ट करेंगे तो 5 क्वेश्चन उसके। तो टोटल 15 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन करने। तो ये आपका जो है पहला खंड है आ, अपठित बोध। फिर है खंड बा में 6 प्रश्नों में से केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो खंड बा हमारा आ रहा है ये बा हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम पे आधारित जो पाठ हमारे आ रहे हैं उनके प्रश्न हैं। वो 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ 5 ऑप्ट करने हैं। उसके बाद आता है खंड सा में 22 प्रश्नों में से केवल 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 22 प्रश्न ये आपकी पुस्तक में से आएंगे। ये आपकी पुस्तक आपके आरोह और वितान में से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। आपके पठित गद्यांश, पठित काव्यांश आएंगे, कुछ प्रश्न आएंगे, उन्हीं सबको मिलाकर टोटल आपसे 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब उसके बाद हम आते हैं निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। तो हर क्वेश्चन से पहले आपके पास निर्देश दिए हुए हैं, बहुत सावधानी पूर्वक उनको पढ़ते हुए फॉलो करिएगा क्योंकि पूरा पेपर आपका बहुविकल्पी है यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड है। तो सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा। इस प्रश्न पत्र में वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए। वस्तुपरक प्रश्न मीन्स आपके जो है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए हैं यानी कि एक क्वेश्चन में 4 विकल्प हैं आपके पास में। विकल्पों में से सबसे उचित का चयन सावधानी पूर्वक कीजिएगा। जब आप उसको चयनित करेंगे तो बहुत ध्यान से सारे विकल्पों को देखने के बाद तब सही में टिक लगाइएगा। अब है खंड आ अपठित बोध। प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। 10 अंक का हमारा ये है। अब हम गद्यांश पढ़ते हैं और फिर इसके प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। भारत में जन आंदोलनों का बड़ा इतिहास रहा है। पिछले 2-3 दशकों में शहरी एवं शिक्षित मध्यम वर्गीय लोगों के बीच इस मसले पर सचेत समझदारी विकसित हुई है।
विकास के आधुनिक संस्करण ने पारिस्थितिकी संतुलन एवं विकास प्राथमिकताओं के मध्य द्वंद्व की स्थिति खड़ी कर दी है। यानी कि जो हमारी पारिस्थितिक संतुलन यानी कि जो हमारी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हम प्रकृति और अपने बीच संतुलन बनाते हैं, लेकिन विकास जहां पर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वहां यह संतुलन हमारा बिगड़ जाता है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण के साथ हमारी जो जरूरतें हैं उनसे तो हमने संतुलन बिठा लिया था, लेकिन जैसे जैसे हमने अपने विकास को प्रारंभ किया हमने बहुत हद तक अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और इन दोनों के बीच हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। पर्यावरण और हमारी मांग जो रहती है उस पे और विकास के नाम पे जो मांग रहती है, इन दोनों में हमेशा द्वंद्व चलता ही रहता है। इनमें कई जन आंदोलनों को जन्म दिया। जब इस तरह का द्वंद्व होता है तो बहुत सारे आंदोलन भी जन्म लेते हैं। 70 का दशक सामाजिक आंदोलनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में इसे पैराडाइम शिफ्ट की तरह देखा जाता है। इसी दशक में महाआख्यानों के बरकस छोटे मुद्दों में वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी, चाहे वह महिला आंदोलन हो या फिर मानवाधिकार आंदोलन या फिर मध्य वर्ग के आंदोलन हो या शांति आंदोलन। पर्यावरण आंदोलन इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कड़ी समझी जाती है। यह आंदोलन सन 1973 में एक सुबह शुरू हुआ जब चमोली जिले के सुदूर पहाड़ी कस्बे गोपेश्वर में इलाहाबाद की खेल का सामान बनाने वाली फैक्ट्री के लोग देवदार के 10 वृक्ष काटने के उद्देश्य से पहुंचे। अब देखिए ये आंदोलन जो शुरू हो रहा है 1973 में शुरू हो रहा है चमोली जिले के गोपेश्वर में, जहां पर आपको हॉकी स्टिक जो होती है उसको बनाने के लिए देवदार के 10 पेड़ काटने के लिए पहुंचे थे। आरंभ में ग्रामीणों ने अनुरोध किया कि वे वृक्ष ना काटें, परंतु जब ठेकेदार नहीं माने तब ग्रामीणों ने चिन्हित वृक्षों का घेराव किया और उनसे चिपक गए। तो जिन वृक्षों को काटना था उनको घेर के उनके चारों तरफ चिपक कर खड़े हो गए। पराजित ठेकेदारों को विवश होकर वापस जाना पड़ा। कुछ सप्ताह बाद ठेकेदार पुनः वापस आए और उन्होंने फिर पेड़ काटने की कोशिश की। 50 वर्षीय गौरा देवी के नेतृत्व में स्त्रियों ने इसका प्रतिरोध करते हुए जंगल जाने वाले मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। उनका कहना था कि जंगल हमारा मायका है और हम पूरी ताकत से इसे बचाएंगी। इस आंदोलन की अग्रिम पंक्ति में सैनिक महिलाएं थीं जिनका कार्य क्षेत्र घर के अंदर चौके और चूल्हे तक सीमित माना जाता था। तो सबसे आगे जो महिलाएं थीं वो अभी तक घर के अंदर तक सीमित थी, लेकिन अब निकलकर एकदम सामने फ्रंट पे आ चुकी थी। भारत में जंगल को लेकर 2 तरह के दृष्टिकोण विद्यमान हैं। पहला है जीवनोत्पादक तथा दूसरा जीवन विनाशक, जिसे दूसरे शब्दों में औद्योगिक भौतिकीवाद दृष्टिकोण भी कहा जाता है। जीवन विनाशक मतलब हम भौतिकी यानी कि प्रैक्टिकली अगर हम डेवलपमेंट बिजनेस तौर पे करते हैं तो उनका जो दृष्टिकोण रहता है वो सिर्फ मुनाफा देखते हैं। जीवनोत्पादक दृष्टिकोण जंगल के संसाधनों को निरंतरता तथा उनमें नवीन संभावनाओं को स्वीकार करता है ताकि भोजन तथा जल संसाधनों का कभी ना खत्म होने वाला भंडार बना रहे, यानी कि संतुलन बनाए। मतलब देखिए प्रकृति हमें ऐसा भंडार है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, बशर्ते उसका दोहन हम जरूरत से ज्यादा ना करें। उसको हम इतना काटें कि वो कुछ दिनों में वो फिर से उतना ही खड़ा हो जाएगा। फिर से भाई पेड़ को अगर ऊपर से काटते हैं तो आप मान लीजिए महीने 2 महीने में फिर से वो हरा भरा हो जाता है। तो इस हिसाब से आप दोहन करिए कि वो उसको इतना समय दीजिए कि वो फिर से डेवलप हो सके और फिर से आपके लिए वो सारी चीजें दे सके। तो ये चीजें हैं कि इसीलिए इसको बोला गया कभी ना खत्म होने वाला भंडार। जीवन विनाशक दृष्टिकोण कारखानों तथा बाजार से बंधा हुआ है जो जंगल के संसाधनों का अधिकाधिक दोहन अपने व्यावसायिक लाभ के लिए करना चाहता है। तो जीवन विनाशक दृष्टिकोण क्या हुआ? जो अपने मुनाफे के लिए जंगल को अधिक से अधिक काट देना चाहता है। आंदोलन के आरंभिक दिनों बाहरी ठेकेदारों को भगाने में स्थानीय ठेकेदारों ने भी इनका भरपूर सहयोग किया क्योंकि इनके व्यावसायिक हित भी बाधित हो रहे थे। तो बाहर से जो ठेकेदार आए थे उनको भगाने के लिए जो वहां के स्थानीय ठेकेदार थे उन्होंने आंदोलन में शामिल लोगों की बहुत मदद की। इसका कारण क्या था? वो स्थानीय लोगों की कहीं ना कहीं रोजी रोटी बाधित हो रही थी बाहर के ठेकेदारों के आने से।
परंतु उनके जाने के बाद एक सरकारी निकाय द फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने फिर वहां के स्थानीय ठेकेदारों की सहायता से लकड़ी कटाई का कार्य शुरू किया। स्त्रियों ने यह देखते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जंगल के दोहन के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा। वन विभाग के कई अधिकारियों ने स्त्रियों को यह समझाने का भी प्रयास किया कि जंगल लकड़ी का मुनाफा देते हैं, इसलिए उन्हें वे काट रहे हैं, और जो लकड़ियां काटी जा रही हैं उनका जंगल के लिए कोई उपयोग नहीं है, वे जर्जर और ठूठ है। महिलाओं ने उन्हें समझाया कि दरअसल ये जंगल के नवीनीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें पुराने और जर्जर हुए पेड़ नए पेड़ों के लिए जैविक खाद का कार्य करते हैं। जंगल के संबंध में महिलाओं की समझ ने चिपको आंदोलन को एक नई दिशा दी। तो ये जिस आंदोलन की बात हो रही थी, ये मशहूर चिपको आंदोलन है, जो हमारे पेड़ों की रक्षा के लिए बहुत पहले 1973 में जो है चमोली के गोपेश्वर जिले में चलाया गया था। अब इसी गद्यांश पे आधारित हमारे पास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब इन प्रश्नों को हम ध्यान से समझेंगे और तब इसके उत्तर देंगे। निम्नलिखित 10 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। तो हर क्वेश्चन के लिए आप 1 नंबर है आपका, और बहुत सावधानी से चयनित करना है। तो पहला प्रश्न जो हमारे पास आ रहा है, जन आंदोलन के प्रति शहरी मध्यम वर्ग के नजरिए के बारे में लेखक का क्या अभिमत था। जन आंदोलन जो शहरी मध्यम वर्ग है उनके बारे में कवि का क्या सोचना है। पहला, यह वर्ग जन आंदोलन के प्रति उदासीन था, मतलब उन्हें नहीं पता था इस चीज के बारे में। यह वर्ग जन आंदोलन का विरोध करता था, यानी कि जो मध्यम वर्ग है वो विरोध कर रहा था। तीसरा, इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी थी। तीसरा, जन आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग से असंबंधित होते थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा थर्ड वाला, इस वर्ग में जन आंदोलन को लेकर जागरूकता बढ़ी थी, यानी मध्यम वर्ग में आंदोलनों को लेकर 70 के दशक में जब हुआ था तब इनके जो अंदर जागरूकता बढ़ गई थी। जैसे जैसे भाई द्वंद्व हो रहा था तो आंदोलन बढ़ रहे थे और मध्यम वर्ग इसके प्रति जागरूक हो रहा था। अब है प्रश्न संख्या 2, क्या है, 70 के दशक में सामाजिक आंदोलनों की क्या विशेषता थी। जो 70 के दशक में आंदोलन किए गए थे उनकी विशेषता क्या थी। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक चेतना के लिए आंदोलन थे। ये आंदोलन किसके लिए थे, अंतर्राष्ट्रीय चेतना के लिए। दुनिया का इन आंदोलनों की ओर ध्यानाकर्षण हुआ था। तीसरा, सामाजिक आंदोलनों में व्याप्त आर्थिक भ्रष्टता थी। चौथा, सामाजिक आंदोलनों का हिंसक रूप था। तो जैसा हमने पैरा में पढ़ा कि 70 के दशक में जो आंदोलन हुए थे उनकी ये विशेषता थी कि दुनिया का इन आंदोलनों के प्रति ध्यानाकर्षण हुआ था। दुनिया, देश ही नहीं दुनिया के लोग भी इस आंदोलन की तरफ अपना ध्यान जो है दे रहे थे। तो सही आंसर है हमारा ख। अब है प्रश्न संख्या 3, पर्यावरण संबंधी जन आंदोलन के जन्म के क्या कारण थे। जो पर्यावरण संबंधी जो जन आंदोलन हुए उसके जन्म का कारण क्या था। पारिस्थितिकी संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व था, यानी कि जो संतुलन था वो और जो विकास था उस दोनों में द्वंद्व हो रहा था, इसलिए ये जन आंदोलन हुए थे। दूसरा, शिक्षित व कार्यकुशल युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसरों की कमी थी। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था जो शिक्षित और नवयुवक लोग थे। मृदा का अपरंदन तथा कृषि के लिए भूमि का कम होना था, यानी कि जो कृषि के लिए भूमि थी वो कम हो रही थी और जो कम होती भूमि थी वो बहुत ही कम उपजाऊ बची थी। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई से भूस्खलन के कारण बढ़ती जान माल की हानि। तो क्या कारण था ये सब आंदोलन, पर्यावरणीय आंदोलन का। तो पर्यावरणीय आंदोलन का मेन कारण था पारिस्थितिक संतुलन और विकास की प्राथमिकता में द्वंद्व था। उन दोनों में द्वंद्व था, इसीलिए ये जन आंदोलन उस समय हो रहे थे जो पर्यावरणीय आंदोलन थे। मेन चिपको आंदोलन भी इसी वजह से शुरू हुआ था। अब है प्रश्न 4, जंगल हमारा मायका है, ये गौरा देवी का क्या आश्रय था। गौरा देवी ने ऐसा क्यों कहा था कि ये जंगल हमारा मायका है। गौरा देवी का पैतृक गांव जंगल में होने से उन्हें जंगल से अटूट प्यार था। दूसरा, जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर गौरा देवी का गांव निर्भर करता था। तीसरा, जंगल में देवी अरण्यानी का वास था तथा गौरा देवी उनकी भक्त थी।
जंगल में हमें मां की तरह जीवना आवश्यक स्रोत जैसे ऑक्सीजन देते हैं। तो इन 4 कारणों में क्या था आपका, ये खा जंगल में मिलने वाले संसाधनों पे गौरा देवी का गांव निर्भर करता था। तभी तो गौरा देवी ही नहीं, पूरा गांव भी उनके साथ था इस आंदोलन में, क्योंकि पूरा गांव उसी जंगल से बहुत सारे अपनी जरूरत का सामान लेते थे। अगर वो जंगल कट जाएंगे तो उनका गांव क्या करेगा, इसीलिए उन्होंने इस आंदोलन को किया था और जंगल जाने वाले सभी रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया था। प्रश्न 5, चिपको आंदोलन किस तरह का जन आंदोलन था? जो आंदोलन किया गया ये किस तरह का आंदोलन था? महिलाओं द्वारा रास्ता रोककर शहरों द्वारा गांव की लकड़ी ना ले जाने के लिए आंदोलन। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय आंदोलन। महिलाओं द्वारा रोजगार के लिए आंदोलन। महिला अधिकारों के संरक्षण का आंदोलन। तो चिपको आंदोलन हमारा क्या था, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों का आंदोलन। जो वहां के लोग थे रहने वाले, उन्होंने ही पर्यावरण यानी अपने आसपास के वातावरण को बचाने के लिए इस आंदोलन को किया था। प्रश्न संख्या 6, जंगल के वृक्षों को संसाधन समझकर उनकी अंधाधुंध कटाई किस तरह के दृष्टिकोण का परिणाम है? तो ये चीज आपको बताया, आपके पैरा में भी दिया हुआ था कि अंधाधुंध कटाई करना ये कौन सी सोच है। तो क्या है, जीवनोत्पादक दृष्टिकोण, औद्योगिक भौतिकवादी दृष्टिकोण, औद्योगिक विकास का भौतिक शास्त्रीय दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण, संसाधन संरक्षण, जीविकोत्पादक दृष्टिकोण। तो आपके पैराग्राफ में ही ये चीज जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसी में दिया हुआ है कि जंगल के वृक्षों को संसाधन समझकर उनका अंधाधुंध कटाई करना औद्योगिक भौतिकवाद दृष्टिकोण का प्रमाण है। यानी कि औद्योगिक यानी कि आप अपने उद्योगों को लगाने के लिए जो प्रैक्टिकली दृष्टिकोण रखते हो उससे क्या नुकसान हो रहा है ये कोई ध्यान नहीं देता, बस अपना काम करने के ऊपर लोग ज्यादा ध्यान देते रहते हैं। तो इसका हमारा खा वाला उत्तर सही है। अब है हमारा प्रश्न 7, चिपको आंदोलन के आंदोलनकारी महिलाओं ने ठूठ लकड़ियों के क्या लाभ बताए थे? जो ठूठ लकड़ी, उन्होंने बोला था कि हम जो लकड़ी काट के लेके जा रहे हैं वो ठूठ और बेकार लकड़ी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला था कि वो लकड़ियां कैसी हैं? इनकी जंगल में भूमि कटाव को रोकने की अहम भूमिका, यानी भूमि का कटाव रोकने के लिए होती है। इसके कारण जैविक पारिस्थितिक संतुलन कायम रहता है, यानी कि जो कीड़े होते हैं वो पैदा होते हैं जैविकी वाले। ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि में उर्वरता बढ़ाती है, यानी कि जो आगे आने वाली जो पौधे होते हैं उसके लिए भूमि में उर्वरता को बढ़ा देती है। चौथा है, ये जंगल के छोटे जीवों को आवास प्रदान कर उन्हें सुरक्षा देती है। तो पैराग्राफ में क्या दिया था, ये पौधों की अगली पीढ़ी के लिए भूमि की उर्वरता को बढ़ा देती है। अब है प्रश्न संख्या 8, चिपको आंदोलन के दौरान स्थानीय ठेकेदारों का क्या उद्देश्य था? जब यह आंदोलन हुआ था तो उस समय वहां के जो स्थानीय ठेकेदार थे उन्होंने क्या किया था? बाहरी ठेकेदारों को बाहर खदेड़ना था, वनों के संरक्षण को बढ़ावा देना था, ग्रामीण महिलाओं को कामकाज के दूसरे अवसर प्रदान करना था, आंदोलन को अव्यवस्थित करना था। तो क्या किया था स्थानीय ठेकेदारों ने? उन्होंने बाहरी ठेकेदारों को खदेड़ा था, इसके लिए स्थानीय लोगों की मदद करी थी। तो बाहरी ठेकेदारों को खदेड़ना था, स्थानीय लोगों ने बाहरी जो ठेकेदार थे उन सभी को खदेड़कर बाहर कर दिया था। अब है प्रश्न संख्या 9, गंभीर मुद्दों पर महिलाओं की भूमिका को यह गद्यांश किस प्रकार रेखांकित करता है? तो गंभीर मुद्दे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं, उन पर महिलाओं का क्या रुख होता है, क्या सोच होती है, उस पे क्या स्वरूप प्रस्तुत किया है इस आंदोलन ने? तो क्या है, घर और बाहर दोनों में महिलाओं की स्थिति एक समान होती है, यानी कि घर में हो चाहे बाहर हो दोनों जगह स्त्रियां बरसमान हैं। दूसरा है, ग्रामीण महिलाएं यदि निश्चय कर ले तो जीत उनकी ही होती है। तीसरा है, घर या खेती कार्य के कारण महिलाएं विकास कार्यों में भाग नहीं ले पाती हैं। चौथा है, समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में ही निहित होती है। तो इस आंदोलन में आपने ये देखा था कि वो औरतें सभी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर इतनी समझ थी कि ये पेड़ अगर कट जाएंगे तो हमको कितना नुकसान होगा। तो यही चीज है, समझ शिक्षा के परे परिवेश और संस्कृति में निहित होती
है। अब आ रहा है प्रश्न संख्या 10। लेखक का जीवनोत्पादक दृष्टिकोण से क्या आशय है? जीवनोत्पादक यानी जीवन को उत्पादक करने वाला जो दृष्टिकोण है, इससे लेखक क्या समझाना चाहता है? प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य, यानी कि जितना उपलब्ध है और जितनी मांग है इनमें संतुलन बना रहे। दूसरा, यह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का रेखांकन है, यानी कि जो जितना प्राकृतिक संसाधन है उन्हें बस लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। ये मत देखो कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नष्ट हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर उसे खपाने के लिए बाजार बनाना, यानी कि उत्पादन बहुत कर लीजिए और उसको खपाने के लिए आपको नया बाजार तैयार करना पड़े। चौथा है, यह दृष्टिकोण व्यावसायिक उन्नति को उन्मुख है, यानी कि ये जो दृष्टिकोण है ये व्यावसायिक उन्नति की तरह लेके जाता है। तो यहाँ पर लेखक जो हमें कहना चाहते हैं वो है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि और मांग में सामंजस्य बैठाना, यानी जितनी उपलब्धि है उतनी ही मांग रखिए, दोनों में संतुलन बना रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारा पहला गद्यांश था वो हमने खत्म किया। अब हमारे पास आ रहा है हमारा दूसरा अपठित गद्यांश। अब इसको पढ़ेंगे और फिर इसके उत्तरों को देखेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। विकास का सवाल आज विमर्श के केंद्र में है। आधुनिकता के प्रतिफल के रूप में प्रकट हुई विकास की अवधारणा के बारे में लोगों का विश्वास था कि विकास की यह अद्भुत घटना आधुनिक मनुष्य को अभाव, समाज और प्रकृति की दास्ता एवं जीवन की को विकृत करने वाली शक्तियों से मुक्ति दिला देगी। लेकिन आधुनिक विकास ने जो स्वप्न देखे थे उसके अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। मतलब जो आप देख रहे थे जो विकास होगा उससे जो उम्मीद लगाई गई थी वैसे परिणाम सामने आए ही नहीं। उन्होंने सोचा था जो पीछे अंधविश्वासी वाली प्रकृति है उससे छूट जाएंगे, सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। इसके फलस्वरूप लोगों का मन वैकल्पिक उपायों के बारे में सोचने लगा, यानी कि जो ऑप्शनल उपाय थे उनके बारे में सोचने लगा। इस क्रम में हमें बरबस कुमारप्पा के विचार याद आते हैं। तो अब इन सब बारे में जो नाम आया वो है कुमारप्पा, जिन्होंने इस बात को मजबूती से रखा कि विकास की जो गांधीवादी अवधारणा है वही सार्थक एवं टिकाऊ है। यानी गांधी ने जो विकास की अवधारणा प्रस्तुत करी थी वही सबसे सही है और वही टिकाऊ है, वो ज्यादा लंबे समय तक चल सकती है। जैसी कुमारप्पा का आर्थिक दर्शन व्यापक और मौलिक है। कुमारप्पा का आर्थिक चिंतन गांधीवादी अहिंसा पद्धति पर आधारित होने के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता, सृजनशीलता तथा दैनिक काम से उनके स्वस्थ संबंध को महत्वपूर्ण मानता है। कुमारप्पा के अनुसार किसी के दैनिक कामों में ही उसके सभी आदर्श, सिद्धांत और धर्म प्रकट हो जाते हैं। यदि उचित रीति पर काम किया जाए तो वही काम मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का रूप बन जाता है। यानी कि हम जितना भी करें, सही काम करते हैं तो वो मनुष्य के ही व्यक्तित्व का विकास बन जाएगा, काफी हद तक मनुष्य विकास करेगा। कुमारप्पा बढ़ते हुए श्रम विभाजन के संदर्भ में लिखते हैं। चीजों को बनाने की पद्धति में केंद्रीकरण के अंतर्गत जो श्रम विभाजन होता है, जो स्टैंडर्ड माल तैयार करने के लिए आवश्यक है, उसमें व्यक्तिगत कारीगरी दिखाने का कोई अवसर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर श्रम विभाजन जो किया जाता था वो जातिगत तौर पर कर दिया जाता था। लोगों का हुनर कितना है इस तौर पर श्रम विभाजन नहीं होता था। तो जो चीजें बन रही हैं उसका स्टैंडर्ड उतना निखर के नहीं आ पाता था। विभाजन कर दिया आपने कि भाई ये व्यक्ति इतना ही बनाएगा, आपने ये नहीं देखा कि उसका हुनर किस चीज में। अगर उसके हुनर की पहचान हो जाती तो शायद क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो जाता। केंद्रित उद्योग में काम करने वाला उस बड़ी मशीन का एक पुर्जा भर बनकर रह जाता है। मतलब जो व्यक्ति वहां काम कर रहा है वो सिर्फ एक मशीन का पुर्जा, बस उसे काम करना है, मन नहीं लगता है वहां पे। उसकी स्वतंत्रता, उसका व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। कुमारप्पा के ये विचार आज के स्वयं चलित मशीन आधारित महाकाय उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के जीवन का प्रत्यक्ष अध्ययन करने पर उन विचारों की सत्यता को सिद्ध करते हैं। तो मतलब फैक्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं
वो इस तरीके से काम करते हैं जैसे वो खुद एक मशीन है, पूरी तरीके से उसी मशीन में ही लगे रहते हैं। उनका क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है कोई ध्यान नहीं देता, इवन वो भी ध्यान नहीं देते, बस उन्हें अपने काम पर ध्यान है और वो भी मशीन का एक टुकड़ा बनकर रह जाते हैं। आज इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था अपने दुर्गुणों से छुटकारा नहीं पा सकती। वह और भयावह तब बन जाती है जब वह आवश्यकता के अनुसार उत्पादन के बजाय बाजार के लिए उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। यानी आवश्यकता कितनी है उसके आधार से उत्पादन नहीं करे, वो बाजार में कितना प्रोडक्ट पहुंचा सकती है इस हिसाब से उत्पादन शुरू हो जाता है। बेतहाशा उत्पादन बाजार की तलाश करने के लिए विवश हो जाता है। जब बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है तब वो उत्पादक क्या होता है, बाजार की तलाश में निकल पड़ते हैं कि भाई कोई तो बाजार मिले जहां ये उत्पादन बेचा जा सके। तो इतना ज्यादा उत्पादन नहीं, आप मांग के हिसाब से उत्पादन करिए, ये नहीं कि आप उत्पादन करते ही जा रहे हैं। तथा उसका अंत गला काट, परस्पर होड़ तथा युद्ध, उपनिवेशवाद इत्यादि से होता है। और इस तरह में क्या होता है, फिर हम गला काट प्रतियोगिता में शामिल हो जाते हैं। नहीं हमें भेजना है तो हम इसका एडवर्टाइजमेंट ऐसे करेंगे, ये छूट देंगे वो छूट देंगे, ये कंपनी वो देती है वो कंपनी वो देती है। इस तरीके से गला काट प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। कुमारप्पा उपरोक्त तथ्यों को भली भांति परख चुके थे तथा स्थायी स्रोतों के दोहन पर ध्यान देने तथा उन्हें विकसित करने पर जोर देते रहे। कुमारप्पा विकास की जिस अवधारणा की बात करते हैं उसके केंद्र में प्रकृति एवं मनुष्य है। मनुष्य की सुप्त शक्तियों के विकास के लिए वातावरण निर्माण करना ही सच्चे विकास का उद्देश्य है। मतलब हम जितना आगे हम सच्चे मन से अगर उत्पादन करें तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकती है। तो ये चीज कुमारप्पा ने काफी अच्छी तरीके से समझ ली थी बाजार के बारे। अब ये गद्यांश हमारा खत्म हुआ, अब हमारे पास इस गद्यांश पे आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ क्या मतलब 10 प्रश्न हैं, इन 10 प्रश्न को हम देखते हैं। तो क्या दिया है, निम्नलिखित 10 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। क्या है, अवतरण के अनुसार विकास किसका प्रतिफल है। अवतरण मतलब हमने जो गद्यांश पढ़ा है उसके अनुसार विकास किसका प्रतिफल है, विकास जो हो रहा है वो किसका प्रतिफल है, क्यों हो रहा है विकास। पहला है आनंदमयता यानी कि खुशी के कारण हो रहा है। दूसरा वित्तीय प्रचुरता यानी पैसे बहुत ज्यादा हैं इसलिए विकास हो रहा है। तीसरा अर्वाचीनता यानी कि जो प्राचीन थी, प्राचीन का जो अपोजिट है वो अर्वाचीन यानी नवीनता के लिए, नएपन के लिए। और चौथा है शैक्षिकता यानी कि पढ़ाई, यानी आपको होते ना डेवलपमेंट के लिए, आप शिक्षा के लिए आप अगर विकास कर रहे हो। तो इस अवतरण के अनुसार अर्वाचीनता के लिए विकास हुआ था। पुरानी मान्यताओं को हटाने के लिए, पुरानी चीजों को हटा देने के लिए ही इस विकास ने जोर पकड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास के फलस्वरूप क्या परिवर्तन हुआ। जब विकास हुआ तो उसके फलस्वरूप क्या चीजें बदली। मनुष्य के अभावों का विस्तार हुआ यानी मनुष्य में जितनी कमी थी वो भरने के बजाय और ज्यादा बढ़ती चली गई। मनुष्य के अभावों का अंत हो गया यानी कि जो कमियां थी वो पूर्ण हो गई। मनुष्य की दासता से मुक्ति हो गई, जो वो अंधविश्वास, जो पुरानी परंपराओं, उन सब चीजों से जकड़े थे उन सब से वो मुक्ति पा गए। सामाजिक समस्याओं का अंत हो गया, जो सामाजिक समस्याएं थी समाज के अंदर विकास के कारण वो सभी अंत हो गया। तो क्या हुआ था, हमने गद्यांश में देखा था, उसके फलस्वरूप उल्टा वो अभाव और ज्यादा बढ़ गए थे। कि मतलब विकास से ये हुआ कि थोड़ा उन जो अभाव थे उनका पूर्ति हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं, उनकी जरूरतें और ज्यादा, जो उनका जो कमियां थी वो और ज्यादा बढ़ती चली गई, यानी कि अभावों का विस्तार होता चला गया। अब है प्रश्न संख्या 13। 13 क्या है, विकास के वैकल्पिक उपायों के बारे में चिंतन क्यों आरंभ हुआ। तो विकास के जो बहुत ज्यादा ऑप्शनल कारण थे, यानी कि वैकल्पिक का मतलब होता है आपको ज्यादा और ज्यादा ऑप्शंस दिए जाएं, उन उपायों का चिंतन क्यों ज्यादा होना, चिंतन क्यों उनके ऊपर इतना ज्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत होने लगी। कोविड महामारी फैलने के कारण, पर्यावरण में आए बदलावों के कारण, प्रत्याशित फल ना मिलने के कारण,
विश्व राजनीति में बदलाव के कारण। तो क्या कारण था कि उन्होंने जो चीजें सोची थी कि ये होगा मगर वो हो नहीं पाया। नतीजा क्या हुआ, उन पर चिंतन होने लगा कि जो प्रत्याशित फल मिलने चाहिए थे उनके मिलने के तो मिलने ही नहीं, तो अब उनके ना मिलने के क्या कारण थे, इसलिए उस पर सोच विचार होने लगा था। अब है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, अवतरण के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। यानी कि जो अभी हमने पैराग्राफ पढ़ा उसके अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, जो सामाजिक असमानता को समाप्त कर दे। समाज में जो असमानता है उसको समाप्त कर देना चाहिए विकास के दौरान। जो विज्ञान की मदद से जीवन दीर्घायु कर सके, ऐसा विकास होना चाहिए, ऐसा विकास हो जिसमें विज्ञान ऐसी कुछ उपलब्धि करे जिससे जीवन और ज्यादा लंबा हो जाए। दूसरा, जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो, ऐसा विकास होना चाहिए जो एकदम सही हो और उनके परिणाम सिर्फ अभी के लिए ही न हो, आगे काफी आगे आने वाले समय तक उनके परिणाम एकदम सही निकलते रहें। चौथा, जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति सर्वोपरि हो, ऐसा विकास जिसमें जो लक्ष्य डिसाइड किया गया हो उस लक्ष्य पे किसी भी हाल में किसी भी तरीके से बस पहुंच जाए। तो अवतरण यानी कि इस पैराग्राफ के अनुसार अगर हम देखें तो जो सार्थक तथा दूरगामी परिणामों पर केंद्रित हो, ऐसा विकास जो है विकास की प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 15, अवतरण के अनुसार केंद्रीकृत श्रम प्रणाली से क्या होता है। यानी कि पैराग्राफ के अनुसार जो सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत मतलब सेंट्रलाइज जो श्रम होता है, श्रम जो आपका लेबर प्रोसीजर होता है, उस प्रणाली में क्या होता है। तो क्या है, उत्पादों की गुणवत्ता में वांछनीय सुधार होता है। यानी कि जो प्रोडक्ट आ रहा है वो प्रोडक्ट काफी अच्छा निकल के आता है। दूसरा, व्यक्तिगत सृजनात्मकता का ह्रास होता है। इंडिविजुअली जो लेबर वहां पे काम कर रहा है उसका जो क्या कहते हैं हुनर होता है वो निकल के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि आपको बस एक भेड़ बकरी की तरह डाल दिया जाता है कि आपको इस सेक्शन में काम करना है, इस सेक्शन में, उसमें उस सेक्शन में काम कर रहे उस व्यक्ति के हुनर को नहीं देखा जाता कि वो व्यक्ति कहां पे ज्यादा कार्य अच्छा कर सकता है। प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में घाटा होता है। प्रति व्यक्ति आर्थिक आय में घाटा हो जाता है, यानी कि हर व्यक्ति को जितनी आय होनी चाहिए उसमें घाटा होना शुरू हो जाता है। प्रति व्यक्ति रोजगार अवसरों की कमी हो जाती है। हर व्यक्ति में जो रोजगार होना चाहिए उसमें कमी आ जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्यक्तिगत सृजनात्मकता का ह्रास हो जाता है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, वो जो हुनर होता है वो कहीं ना कहीं दबकर रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुमारप्पा के अनुसार व्यक्ति के दैनिक कार्यों के विषय में सत्य कथन कौन सा है। कुमारप्पा ने जो लोगों के जो आपका डेली रूटीन होता है उसके हिसाब से जो कथन कहा है, इनमें से कौन सा सही है। यह जीवन यापन हेतु आवश्यक पूर्ति के लिए होते हैं, यानी कि दैनिक कार्य जो हमारे जीवन यापन है उनके लिए होते हैं। यह उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी विचारधारा पर आधारित होते हैं। यह उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार होते हैं। यह सामाजिक बंधनों के दायरे में बंधे होते हैं। तो कुमारप्पा के अनुसार व्यक्ति के दैनिक कार्यों के विषय में जो उन्होंने कथन कहा था वो कहा था यह उनकी विचारधारा पर आधारित होते हैं, यानी कि जो वो सोचते हैं समझते हैं उन पर ही ये आधारित रहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारी क्या है, कुमारप्पा निम्नलिखित में से किस विचारधारा के समर्थक प्रतीत होते हैं। तो इस पूरा अवतरण को हमने पढ़ा है, तो कुमारप्पा किस विचारधारा को फॉलो करते हैं। दैनिक वस्तुओं एवं उत्पादों का आयात, यानी कि जो चीजें डेली यूज हो जाती हैं उनकी आयात वगैरह पे वो ज्यादा फोकस करते हैं। नए उद्यमों में औद्योगिक आत्मनिर्भरता, यानी कि जो नए उद्योग लगाए जा रहे हैं वो सेल्फ यानी अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, औद्योगों का वैश्वीकरण एवं निजीकरण। तो इन्होंने क्या चाहा था कि जो भी उद्योग लगे वो सेल्फ डिपेंडेंट रहें, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहें। तो क्या है, नए उद्यमों में औद्योगिक आत्मनिर्भरता। अब है
प्रश्न संख्या 18 क्या है? केंद्रीय उत्पादन व्यवस्था के विषय में क्या असत्य है? जो सेंट्रलाइज उत्पादन क्षेत्र है उसमें क्या चीजें असत्य हैं? कई चीजें हैं जो गलत हैं, हमें वो निकालनी है। कम समय में अधिक मात्रा में गुणवत्तापूर्ण माल का उत्पादन, यानी कि बहुत कम समय में जो है अच्छे गुणों वाले सामान को वो निकाल कर बाहर देते हैं, उसका उत्पादन करके देते हैं। आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर देते हैं, जो जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं ज्यादा वो उत्पादन करके रख देते हैं। आवश्यकता अनुसार उत्पादन, यानी कि जितना आवश्यकता होती है उसी के अनुसार उत्पादन करते हैं। चौथा, कम निवेश में अधिक निर्यात, पैसा कम लगता है लेकिन निर्यात ज्यादा होता है। तो जो चीज असत्य है उसमें वो है आवश्यकता अनुसार उत्पादन। क्या होता है, वो लोग उत्पादन बहुत ज्यादा कर देते हैं और फिर उसके लिए बाजार ढूंढते हैं, और तब होती है गला काट प्रतियोगिता कि भाई हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, हम इसमें इतनी छूट दे रहे हैं, हम इसके साथ ये फ्री दे रहे हैं, हम ये करें, तमाम तरह के ऑफर्स देते हैं और फिर वो गला काट प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तो क्या है आवश्यक, इसमें गलत है, आवश्यकता अनुसार उत्पादन, वो आवश्यकता से कहीं अधिक उत्पादन करते हैं। अब है प्रश्न संख्या 19, अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता का क्या कारण, क्या परिणाम होगा? जो अर्थव्यवस्था है हमारी उसमें प्रतियोगिता का क्या परिणाम होता है? नए गत्यात्मक बाजारों पर अधिकार हेतु पारस्परिक टकराव, यानी कि जो नए बाजार पड़ते हैं उनमें अधिकार जमाने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने लगती है। उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी वस्तुओं की उपलब्धि हो जाती है, यानी कि जो उपभोक्ता होते हैं उनको काफी अच्छी चीजें कम पैसे में मिल जाती हैं। विकासशील देशों में सस्ते श्रम आधारित उद्योगों का विकास होता है। विकासशील देशों में कर चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी होती है। तो इसमें जो सही है वो है नए गंतव्य बाजारों पर अधिकार हेतु पारस्परिक टकराव हो जाता है, उनमें आपस में ही टकराव होना शुरू हो जाता है। अब है हमारा प्रश्न संख्या 20, क्या दिया है? कुमारप्पा के अनुसार शाश्वत विकास का लक्ष्य क्या है, यानी कि जो एक्चुअल में विकास होता है उसका लक्ष्य क्या होता है? देशों की प्रति व्यक्ति आय के पूर्ण स्तर को बढ़ाना, यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसको बढ़ा देना। दूसरा, जीवन स्तर के भौतिक मानकों में सुधार लाना, तो जीवन स्तर के जो भौतिक चीजें होती है, जो हमारी सोच होती है, उनमें सुधार आ जाता है। तीसरा है मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास होता है, यानी कि जो उसके अंदर संभावनाएं, जो हुनर होता है उसमें विकास होता है। सभी मनुष्यों में आर्थिक समानता पैदा होती है, तो जो सभी मनुष्य होते हैं उनमें कहीं ना कहीं आर्थिक समानता पैदा हो जाती है। तो कुमारप्पा के अनुसार जो शाश्वत विकास होता है उसमें मनुष्य की संभावित क्षमताओं का विकास होता है। मनुष्य के अंदर जो हुनर होता है वो एक्चुअल में निकलकर बाहर आता है, ये कुमारप्पा के अनुसार। लेकिन आजकल के केंद्रीकरण जो श्रम विभाजन होता है उसमें ये चीज नहीं हो पाती है, तो ये एकदम सही है। तो अब हमारा दूसरा गद्यांश भी यहां खत्म हो गया। अब हमारे सामने आता है हमारा काव्यांश। तो इसमें क्या है, हम अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। इसमें निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब ये पद्यांश हमारे सामने दिया है, इसको हमें बहुत केयरफुली पढ़ना है और फिर इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय ना आता। जैसा भी हो महल शांति का, सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति शशंक आप, अपने से ही डरती है। खटक छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है। और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग पीर, उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि है। तो ये हमारा पूरा पद्यांश था। अब इस पे आधारित हम प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। 5 प्रश्न दिए हैं, एकदम सही विकल्पों को हमें यहाँ पर चुनना है।
पहला जो प्रश्न आ रहा है हमारे पास पद्यांश पे और हमारे क्वेश्चन पेपर का जो है वो 21वां प्रश्न है। क्या है? सामाजिक जीवन में अशांति का क्या कारण है? जो समाज में अशांति फैली है उसका कारण क्या है? आनंद का अभाव, समता का अभाव, वास्तविकता का अभाव, प्रीति का अभाव। तो हमने क्या देखा था पोयम में? सम का अभाव। सम मतलब समता का अभाव। तो सही हमारा क्या है? समता का अभाव, मतलब कि बराबरी का अभाव है, इसलिए अशांति फैली हुई है समाज में। अब है प्रश्न संख्या 22। 22 क्या है? कृत्रिम शांति से क्या हानि संभव है? यानी कि बनावटी शांति अगर हम लेते हैं तो उससे क्या हानि होती, क्या नुकसान होता है? न्याय मिलता है शांति नहीं। विद्वेष विस्तार होता है, मतलब आप आपस में जो बुरी भावनाएं हैं वो डेवलप होती हैं। वास्तविक संबंधों के स्थान पर कृत्रिम भावों का प्रसार होता है। जो एक्चुअल संबंध होते हैं उसकी जगह बनावटीपन आ जाता है। प्रकृति के बजाय कृत्रिम संसाधनों में बहलता है, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी जगह हम बनावटी साधनों से बहलने लगते हैं। तो कविता के अनुसार अगर हम देखेंगे तो विद्वेष का विस्तार पाता है, यानी कि अगर हम बनावटी शांति देखते हैं तो उससे क्या होता है, हम एक दूसरे से अगर हम आर्टिफिशियल करने लगते हैं, नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये है, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारे अंदर मनमुटाव बैठता रहता है। फिर है प्रश्न संख्या 23। काव्यांश का संदेश क्या हो सकता है? जो ये काव्यांश है इसका संदेश क्या हो सकता है? समता व न्याय का समाज में पोषण करना, यानी कि जो बराबरी है और न्याय का समाज में जो है विस्तार करना। कृत्रिम शांति और समान अवसर प्रदान करना, बनावटी शांति और सबको समान अवसर देना। योग्यता के आधार पर ही जीवन संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए, यानी कि जिसकी जितनी योग्यता है उसी के अनुसार उनको जो है अवसर देने चाहिए। चौथा है कृत्रिम विज्ञान की सहायता से प्राकृतिक शांति स्थापित करनी चाहिए, यानी कि जो हमारी विज्ञान है उसके अनुसार से हमें प्राकृतिक शांति, यानी कि हम कोई चीज बनावटी विज्ञान के जरिए ऐसा डेवलप कर लें जिससे सभी जगह शांति स्थापित हो। तो पैराग्राफ के अनुसार अगर हम देखेंगे तो क्या है? समता व न्याय का समाज में पोषण करना चाहिए, ये संदेश ये पद्यांश हमको देता है। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 24। 24 क्या है? कवि किस प्रकार की शांति को महत्वपूर्ण मानता है? अब इसमें पद्यांश में देख रहा है किस तरह की शांति को महत्वपूर्ण मान रहा है। न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित, जो न्याय हो और आर्थिक समानता सभी में हो तभी सब में शांति होगी। कृत्रिम शांति और आर्थिक समानता पर आधारित हो, जो बनावटी शांति हो और सब में आर्थिक समानता हो। कृत्रिम शांति और वैश्विक संघर्ष के समाधान पर आधारित हो, यानी बनावटी शांति हो लेकिन जो वैश्विक यानी कि आपके जो रोजगार संबंधी जो संघर्ष है उस पे आधारित ना हो। श्रद्धा, भक्ति, प्रणय व त्याग पर आधारित हो। तो काव्यांश के अनुसार हम देखेंगे तो न्याय और आर्थिक समता पर आधारित हो। शांति ऐसी होनी चाहिए जो न्याय और आर्थिक समता पर आधारित हो। प्रश्न संख्या 25। न्याय समाज में शांति स्थापना का प्रथम न्यास न्याय को क्यों बताया गया है? मतलब समाज में अगर आप शांति स्थापित करना चाहते हैं तो इसका पहला चरण जो है वो शांति होना चाहिए, मतलब न्याय होना चाहिए। क्यों? केवल न्याय और व्यवस्था द्वारा ही समाज में शांति संभव है, यानी कि समाज में तभी शांति संभव है जब चारों तरफ न्याय व्यवस्था हो। दूसरा, समानता का व्यवहार न्याय के पश्चात होता है, यानी कि अगर हम न्याय करते हैं तो जब हम सही तरीके से न्याय करेंगे तभी तो सब में बराबरी आएगी। तो यानी कि न्याय की समता जो है वो हमेशा न्याय के बाद ही आती है। कृत्रिम न्याय ही न्याय को सुदृढ़ बनाता है, यानी बनावटी न्याय ही न्याय को मजबूत करता है। न्यायालय अन्याय के खिलाफ याचिका का प्रथम सोपान है, यानी कि न्याय की जो याचिका है वो सबसे पहले न्यायालय में दी जाती है। इसलिए तो सही जो अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या है, समता का व्यवहार न्याय के पश्चात आता है, यानी कि जब सब में बराबरी होगी तब क्यों होगा, तब बराबरी आएगी जब तक सब में बराबर सही तरीके से न्याय नहीं होगा। तो ये पहला जो काव्यांश था वो यहाँ पर खत्म हुआ। अब हमारे पास दूसरा काव्यांश है। क्या है? निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना हो, फिर है किसको वह दोष कहो।
समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसके मन को, नर हो ना निराश करो मन को। नर हो ना निराश करो मन को, करके विधिवाद ना खेद करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता सब उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन की। ये तो भाई फेमस कविता है, उसी के वही हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। उसी पे आधारित हमारे सामने कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, वांछित वस्तुओं को प्राप्त ना कर सकने में किसका दोष है। अभी हमारे सामने 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ही सावधानी से इनके उत्तर हमें खोजने हैं। वांछित वस्तुओं को प्राप्त ना कर सकने में किसका दोष है। जो चीजें वांछित हैं, जो आसानी से नहीं मिलती, उसको अगर हम प्राप्त नहीं कर पाते तो वो उसका दोष हम किसको दें। अकर्मण्य मनुष्य को, मतलब जो अपने कर्म को ठीक से नहीं निभाता उन मनुष्यों को। समाज में व्याप्त असमानता को। निराश नर नारियों को। निराशाजनक परिस्थितियों को। तो वांछित जो चीजें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उन्हें अगर हम प्राप्त नहीं कर सकते तो उनका दोष हम जाते हैं अकर्मण्य मनुष्य को। जो मनुष्य कर्म नहीं करते वही अपने मन की चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अब है प्रश्न संख्या 27। 27 क्या है, विधिवाद का खेद कौन व्यक्त करते हैं। विधिवाद का खेद कौन व्यक्त करते हैं। भाग्यवादी लोग, विधिवक्ता लोग, परिश्रमी लोग, भाग्यशाली लोग। तो हमने जैसे कि काव्यांश में देखा था, भाग्यवादी लोग ही विधि पर जो है अपना खेद व्यक्त करते हैं। मतलब विधि मतलब भाग्य को दोष देते हैं। जो लोग भाग्यवादी होते हैं, यानी जो लोग भाग्य पे भरोसा करते हैं, वही विधि यानी कि जो भगवान ने बना दिया, हाँ ठीक है, भगवान ने बोला हमारे उसमें बस में नहीं था तो हमें नहीं मिला, हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा। तो ये जो है लोग जिस पे जो लोग भाग्य पे भरोसा करते हैं वो विधि को ही दोष देते हैं। अब है प्रश्न संख्या 28। 28 क्या है, इस काव्यांश से क्या प्रेरणा मिलती है। जो काव्यांश हमने पढ़ा इससे हमें प्रेरणा क्या मिलती है। नर है अतः निराश ना हो, तो मनुष्य हो इसलिए निराश ना हो। आशा के साथ जगदीश्वर पर भरोसा करो। लक्ष्य है अतः पाने का प्रयास करो। नियति निश्चित है अतः प्रतीक्षा करो। तो इस काव्यांश में हमने क्या देखा, लक्ष्य है इसलिए उसको पाने का प्रयास करो। हमेशा संघर्षरत रहो, लक्ष्य तो हमेशा सामने है। प्रश्न संख्या 29। 29 क्या है, इस काव्यांश में कवि के कौन से विचारों का परिचय मिलता है। अब ये जो काव्यांश हमें समझे, इसमें कौन से विचार हैं जो उभर कर सामने आते हैं। कवि अलभ्य धन अर्जित कर गौरव प्राप्ति के लिए प्रेरणा दे रहा है। दूसरा, कवि अलभ्य धन अर्जित कर गौरव प्राप्ति के लिए प्रेरणा दे रहा है। कवि कर्माणे विधिकारस्ते का मार्ग अपनाकर अपना कर्म करने को कह रहा है। चौथा है, कवि कह रहे हैं निराशा त्याग कर नियति स्वीकार करनी चाहिए। तो इसमें क्या विचार हैं कवि के। कवि कर्माणि दिवा करस्ते का मार्ग अपना कर्म करने का कह रहा है। मतलब कर्म जो है उसी को सब समझो, उसी का रास्ता अपनाओ, तभी जो है तुम जितना भी कर्म करोगे तुम्हें वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो तुमने सोच कर रखी है। अब है प्रश्न संख्या 30। 30 क्या है, कवि आस्तिक है इसका पता कौन सी पंक्ति से चलता है। मतलब हमने पूरी पंक्तियां पढ़ी हैं, अब इन पंक्तियों में कौन सी ऐसी पंक्ति है जिससे हमें पता चल रहा है कि कवि भगवान पर भरोसा करते हैं। तो क्या है, समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। दूसरी है, करके विधि वाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। जन हो तुम जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। तो यहां पर इस किस पंक्ति से हमें पता चल रहा है, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, यानी कि तुम ही जो किसके, ईश्वर के ही पुत्र हो।
सब हैं जिसके अपने घर के, उन्होंने ही तुम सबको अपने घर का ही सदस्य मानकर रखा हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि कवि आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो यहां पर अब हमारा ये दूसरा काव्यांश भी समाप्त हुआ। अब हमारे सामने जो आ रहा है वो क्या है, हमारा खंड बा, अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित प्रश्न। जो हमारी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके जो पाठ हमारे फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं उस पर आधारित कुछ प्रश्न हमसे यहां पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन करिए। तो यहां पर 6 प्रश्न दिए हैं जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं और सही विकल्प को चुनना है। तो पहला प्रश्न है, दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? जनसंचार के माध्यम में दृश्य यानी कि दिखाई देने वाला माध्यम में किस माध्यम में महत्व होता है? समाचार पत्र में, रेडियो में, टेलीविजन में या इंटरनेट में? हम ये देखते हैं भाई, समाचार पत्र में तो एक आधी पिक्चर आती, ज्यादा कुछ दृश्य तो होते ही नहीं, रेडियो में तो होते ही नहीं है, टेलीविजन में होता है। टेलीविजन क्या होता है, हम दृश्य के माध्यम से ही सारी बातों को समझ पाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, टेलीविजन में, दृश्यों का टेलीविजन माध्यम में अधिक महत्व होता है। अब है प्रश्न संख्या 32। 32 क्या है, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा जाता है? तो उल्टा पिरामिड शैली में समाचार 3 भागों में बांटा जाता है। हमने आपको बताया था कि ऐसे करके एक पिरामिड होता है, उल्टा पिरामिड होता है। पहला हमारा क्या होता है, इंट्रो होता है, दूसरा होता है हमारा बॉडी और तीसरा होता है हमारा समापन। ये होता है उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग। हमने ये ऐसे देखा था। अब है प्रश्न संख्या 33। सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है, जो बहुत ज्यादा खर्चीला है? रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र या इंटरनेट? तो सबसे खर्चीला माध्यम है इंटरनेट। इंटरनेट में हमें क्या करना पड़ता है, या तो हमें पहले एक बहुत महंगा गैजेट लेना पड़ता है, मोबाइल लीजिए, आप कंप्यूटर सिस्टम लीजिए, लैपटॉप लीजिए, इतना खर्चा पहले करिए, फिर नेट का जो डाटा पैक होता है वो हमें खर्च करते रहना पड़ता है हर महीने या कुछ दिनों के लिए। तो वो सबसे खर्चीला माध्यम हमारा होता है इंटरनेट। अब है प्रश्न संख्या 34। 34 क्या है, समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन भोगी पत्रकार को क्या कहते हैं? यानी कि जो सैलरी बेसिस में होता है, यानी 30 दिन काम करता है और उसके पैसे लेता है, नियमित, यानी कि जैसे सुबह हो गया 9 to 5 की जॉब करेगा और जो है पूरे महीने काम करता है, तो वो क्या कहलाता है? फ्रीलांसर, पूर्णकालिक, अंशकालिक या अल्पकालिक? उसको बोलते हैं पूर्णकालिक, यानी कि पूरी तरीके से कार्य करने वाला। प्रश्न संख्या 35। इनमें समाचार पत्र की आवाज किसे माना जाता है? समाचार अपनी बात किसके माध्यम से व्यक्त करता है? समाचार पत्र का जो खुद की अपनी जो बात होती है, फीचर में व्यक्त करता है, संपादक के नाम पत्र में, संपादकीय में या स्तंभ लेखन में? तो समाचार का खुद अपना जो बात होती है, जो बोलना चाहता है, वो संपादकीय, अपने मत का। ये संपादकीय जो है संपादक, उपसंपादक, सह संपादक द्वारा लिखित होता है, जो संपादकीय पृष्ठ पर प्रसारित मतलब छपता है हमारा। तो इसमें अगर समाचार पत्र के अपना कोई व्यू प्रकट करना चाहता है तो इसी पृष्ठ पर प्रकट करता है। अब है हमारे पास में, अब आ गया आपका बाई हमारा चल रहा है। अब छठा प्रश्न हमारे सामने है। क्या दिया हुआ है छठा प्रश्न? अब 6 प्रश्न दिए थे, उसमें से 5 कर रहे हैं। तो छठा प्रश्न है हमारे पास, फीचर लेखन की शैली निम्नलिखित में से किस शैली के निकट है? यानी फीचर लेखन जो हम लिखते हैं वो किस शैली के निकट आती है? काव्यात्मक होती है, कथानात्मक होती है, वक्तात्मक होती है, रूपात्मक होती है? तो फीचर लेखन जो है वो कथनात्मक शैली के निकटतम होती है।
क्योंकि उसमें काफी हद तक शुरू तो हम, जैसे फीचर लेखन है, हम शुरू तो इंट्रो की तरह करते हैं, जैसे उल्टा पिरामिड शैली है उसी के इंट्रो की तरह करते हैं, लेकिन सेकंड पैरा में आते आते हम कथनात्मक शैली में आ जाते हैं। जिस तरीके से कहानी लिखी जाती है उस तरीके से हम फीचर लेखन करने लगते हैं। अब क्या है, हमारे पास आ गया खंड सा। खंड सा हमारी पाठ्य पुस्तक व अनुपूरक पुस्तक से है। पाठ्य पुस्तक आरोह, अनुपूरक पुस्तक वितान, उस पर से सभी दोनों ही पुस्तकों से प्रश्न हमारे पास इस खंड में पूछे जाएंगे। तो क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब ये पठित पद्यांश आया है, इसे हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है और फिर इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू मैं मीठे पानी का सोता है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार आमवस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलू में उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। तो ये जो पंक्तियां हमारे सामने प्रस्तुत की गई, ये हमारी आरोह बुक के पाठ सहर्ष स्वीकारा से हैं। हमने ये पढ़ी। अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। अब देखिए, इनमें किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, जितने प्रश्न दिए हैं हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न संख्या 37 हमारी क्या है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों में क्या चीज बताई गई है, हमको ये बताना है। कवि के मन में अल्पानकारी प्यार है, यानी कि जिसको मतलब बहुत ज्यादा भर चुका है, अब वो उससे मुक्ति पाना चाहते हैं। कवि रिश्ते की नींव की सिंचाई कर रहे हैं। तीसरा है, कवि संदेश दे रहे हैं कि रिश्ते नातों की देखभाल करनी चाहिए। चौथा है, रिश्ते नातों की परिभाषा बहुत कठिनतर है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो ये जो हमारा है, कवि के मन में आप्लानकारी प्यार है, यानी कि बहुत ज्यादा भर गया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता, मतलब इतना ज्यादा वो प्यार में नहा चुके हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ये प्यार किस तरीके का है। अब है प्रश्न संख्या 38 हमारी क्या है, कवि अपरिभाषित सत्ता से कैसे प्रभावित है। यानी कि ये जो सत्ता, अप्रभावित सत्ता का मतलब प्रेम की जो सत्ता है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं होती, तो इसके लिए उसको अपरिभाषित बोला गया। अब उनके ऊपर पूरी तरीके से वो प्रेम छाया हुआ है। तो ये सत्ता उनको किस तरीके से प्रभावित कर रही है, आंतरिक रूप से कर रही है, अंदर से कर रही है, बाह्य रूप से कर रही है, यानी बाहरी रूप से कर रही है, आंतरिक व बाहरी रूप से कर रही है, दिल दिमाग दोनों की गहराइयों से कर रही है। तो यहां पर उन्होंने बोला ना, अंदर वो है, बाहर तेरा मुस्कुराता चेहरा है, तुम पे छाया रहता है, यानी कि वो अंदर से भी कर रही है और बाहर से भी कर रही है, दोनों तरफ से वो प्यार उनके ऊपर छाया हुआ है। प्रश्न संख्या 39 क्या है, कवि अपरिभाषित सत्ता जिससे वे प्रभावित हैं उसे भूलना क्यों चाहते हैं। अब उनके जीवन में इतना प्यार है, लेकिन तब उसे क्यों भूल जाना चाहते हैं। वो कवि कल्पना से निकल यथार्थ में आना चाहते हैं, मतलब वो प्यार उन्हें कल्पनाओं की दुनिया में रखे रहता है, अब वो वास्तविक जीवन में आना चाहते हैं। कवि अबोध प्रेयसी से प्रेम करने की भूल का दंड चाहते हैं, यानी कि उन्होंने वो जिस प्रेमी से प्यार किया है, अब वो उसका दंड चाहते हैं। इसलिए कवि प्यार की नश्वरता से परिचित हो गए, इसलिए उसे भूलना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये प्यार नश्वर है, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसको भूल जाना चाहते हैं। कवि बाद में विरह अग्नि से बचने के लिए उसे अभी भूलना चाहते हैं। बाद में विरह उनको घेरेगी, बाद में उनको तकलीफ होगी, इसलिए उसे अभी पहले ही भूल जाना चाहते हैं। तो कवि, अगर आपने ये कविता ठीक से पढ़ी और समझी है, तो आप ये जानते हैं
कि वो कल्पनाओं से बाहर निकल के आना चाहते हैं, वो वास्तविकता के जीवन में जीना चाहते हैं, इसलिए जो है वो इस प्यार को भूल जाना चाहते हैं। कवि कल्पना से निकलकर यथार्थ में आना चाहते हैं, यानी वास्तविक जीवन में आना चाहते हैं। अब है प्रश्न संख्या 40। अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसके प्रयोग से पंक्ति में क्या बढ़ जाता है, यानी कि क्या चीज की मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता, क्या बढ़ा है उसमें। विशेषण विशेष का संबंध स्थापित हो रहा है, अंधेरे का घनत्व बढ़ रहा है, अंधकार में रहना संभव हो सकेगा, चौथा है कवि को दंड मिल सकेगा। तो जब हम यहां पर पढ़ते हैं दक्षिणी ध्रुव यानी अंधकार अमावस्या, एक तो अमावस्या का अंधकार है, अमावस्या का मतलब आपको आसमान में चांद तक नहीं दिखाई देगा, तो चांद की तो रोशनी है ही नहीं, और ऊपर से दक्षिणी ध्रुव का अंधेरा है। दक्षिणी ध्रुव यहाँ जहां पर 6 महीने अंधकार रहता है, तो इस तरीके के अंधकार की मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि अंधेरा तो है लेकिन बहुत ज्यादा अंधेरा है। तो सही क्या है हमारा सेकंड वाला, अंधेरे का घनत्व बढ़ जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपकी। परिवेष्टित आच्छादित होने पर भी उजाला किस प्रकार संभव है, यानी कि छाया हुआ है तब भी उजाला किस तरीके से संभव होगा। पूरी तरीके से छाया हुआ है, उनके ऊपर पूरी तरीके से प्यार छाया है, लेकिन तब भी उनके पास उजाला नहीं है। आच्छादित होने के बावजूद प्रभा किरणें बीच बीच से आ रही हैं, यानी कि पूरी तरह बादल छाए हैं लेकिन बादलों के बीच बीच से कहीं ना कहीं किरणें उनके ऊपर पड़ रही हैं। दूसरा, कवि जिससे प्रभावित है वह दीप्तिमान है, यानी कि कवि जिससे प्रभावित है अर्थात उनकी प्रेयसी प्रेमिका जो है उनसे बहुत प्रभावित हैं और उनके पास बहुत ज्यादा उजाला है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, इसलिए वो जो है प्रकाशमान है। दक्षिणी ध्रुव में हिम आच्छादन के बावजूद 6 मास उजाला होता है, मतलब वहां पर अगर 6 मास जो है अंधकार है तो वहां पर इतना हिम होने के बाद, इतनी बर्फ पड़ने के बावजूद भी वहां पर जो है 6 महीना उजाला रहता है, ये उन्होंने बताया। कवि को परावर्तित प्रकाश के कारण उजाले का भ्रम हो रहा है, और जो होता है ना परावर्तित, यानी कि कहीं से टकरा के जो उनके ऊपर रोशनी पड़ रही है उससे उन्हें लग रहा है कि प्रकाश है। तो जो उस कविता के अनुसार अगर हम देखें तो जिससे वे प्रभावित हैं वे बहुत दीप्तिमान हैं, बहुत ज्यादा उसके पास प्रकाश है, ज्ञान है, इसलिए वो उनके ऊपर छाया हुआ है। अब हमारे पास आ रहा है पठित गद्यांश। हमने अभी पठित आपका काव्यांश पढ़ा, पठित यानी कि हमारी आरोह बुक का एक पाठ दिया गया। ये पाठ हमारा कौन सा है, काले मेघा पानी दे से है। क्या दिया, पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए। लेकिन इस बार मैंने साफ इंकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, ये उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं, पहले वे तमतमाई, फिर ज्यादा देर तक उनसे एक गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान तो सबसे ऊंचे स्थान पर दिया है। तो ये पद्यांश जो हमने पढ़ा ये हमारे पाठ काले मेघा पानी दे से था। जब हमारे कवि छोटे थे, लेखक हमारे, तो उन्होंने अपने बारे में ये चीज बताई थी, उनके साथ घटित हुई थी। अब इसी पे आधारित हमारे पास प्रश्न पूछा गया है। क्या है, लेखक ने मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार क्यों कर दिया। क्या कारण था कि वो पानी नहीं फेंकना चाहते थे।
तो पहला है पानी बर्बाद नहीं करने के कारण, वो पानी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। दूसरा, लेखक मंडली को गंदे लोगों की श्रेणी में रखने के कारण, वो लेखक जो मेढक मंडली थी उसको वो गंदे लोगों में रखते थे, इसलिए पानी नहीं फेंकना चाह रहे थे। पानी फेंकने को बर्बादी मांगने के कारण, मतलब कहते थे पानी फेंकेंगे तो ये पानी की बर्बादी है। चौथा, लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं होने के कारण, उन्हें ये जो फालतू के अंधविश्वास थे इनमें जो है इन्हें विश्वास नहीं था, इस तरह की मान्यताओं में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो कारण क्या था, वो लोक मान्यताओं में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने पानी फेंकने से मना किया था। अब इसी पे आधारित हमारा प्रश्न संख्या 43 है। अपने डगमगाते पांव पर भी जीजी बाल्टी भरकर पानी क्यों फेंक रही थी? अब जीजी बूढ़ी थी, डगमगा रहे थे हाथ पैर, लेकिन तब भी बाल्टी भर भर पानी फेंक रही थी। क्यों, क्या कारण था? क्योंकि लेखक पानी फेंकने से इनकार कर दिया था, लेखक ने पानी फेंकने से इनकार किया था, इसलिए वो डाल रही थी। पानी फेंकना आवश्यक मानने के कारण, वो सोच रही थी कि पानी फेंकना जरूरी है, सिर्फ इसलिए। तीसरा, लोक मान्यता में विश्वास रखने के कारण। चौथा, अंधविश्वास में विश्वास करने के कारण। तो उनका क्या था, उनका इस लोक मान्यता पे विश्वास था, इसलिए वे पानी डाल रही थी। अब है प्रश्न संख्या हमारी 44। हमारी प्रश्न संख्या 44 क्या आ रही है? लेखक जीजी से नाराज क्यों हो रहा था? जीजी द्वारा पानी फेंकने के कारण क्यों नाराज था? क्योंकि जीजी पानी फेंक रही थी इसलिए नाराज थे। लेखक की बात नहीं मानने के कारण, वो लेखक की बात नहीं मानी, उन्होंने तब भी पानी फेंका, इसलिए। लेखक और जीजी में वैचारिक अंतर होने के कारण, उन दोनों में वैचारिक अंतर था, विचारों का अंतर था, इसलिए लेखक नाराज थे। जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण, जीजी अंधविश्वासी थी इसलिए वो नाराज थे। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? जीजी के अंधविश्वासी होने के कारण लेखक उनसे नाराज थे। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 45। जीजी अधिक देर तक लेखक से गुस्सा क्यों नहीं रह सकी? क्या कारण था कि जीजी ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकी? लेखक की बात समझ जाने के कारण, वो लेखक की बात समझ गई थी इसलिए गुस्सा नहीं रही। दूसरा, लेखक को समझाना चाहती थी, लेखक को समझाना चाहती थी इसलिए वो ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाई। लेखक से प्रेम करने के कारण, वो लेखक से बहुत प्रेम करती थी इसलिए ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाई। लेखक की नासमझी के कारण, लेखक ना समझ थे इसलिए गुस्सा नहीं हो रह पाई। तो क्या कारण था? जीजी लेखक से बहुत प्यार करते, जो जीजी थी वो लेखक से बहुत प्यार करती थी इसलिए वो ज्यादा देर तक उनसे नाराज नहीं रह पाई, इसका ये कारण था। अब है प्रश्न संख्या 46। पानी का अर्ध चढ़ाने से आप क्या समझते हैं? पानी का अर्ध चढ़ाने से आप क्या समझ रहे हैं? पानी का दान देना, पानी इंद्र भगवान को समर्पित करना, पानी का प्रसाद चढ़ाना, पानी का महत्व बताना। तो क्या कारण था? यहां पानी का अर्ध चढ़ाने से तात्पर्य था पानी का दान देना। यहाँ पर पानी का दान दिया जा रहा है, जो चीज हमें प्रिय होती है जब उसका हम दान करते हैं तभी ईश्वर हमें वो उस चीज को वापस देते हैं 4 गुना बढ़ाकर। अब है हमारे पास आगे हमारे खंड सा में ही पाठ्य पुस्तक के पठित पाठों पर आधारित प्रश्न। जो अब जितने हमारे पाठ हैं उनमें से बीच बीच में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। अब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसमें से सिर्फ आपको 5 प्रश्न करने हैं। क्या है, बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया है? बाजार दर्शन पाठ से है, बाजार को क्यों शैतान का जाल कहा गया है? सब कुछ खरीदने के लालच के कारण हम वहां जाते हैं तो हम सब कुछ खरीदना चाहते हैं। मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेने के कारण, हम मनुष्य की सोच पे कब्जा हो जाता है इसलिए शैतान बोलते हैं। बाजार की गिरफ्त में आने के कारण, अतृप्त रहने के कारण। तो बाजार को शैतान इसलिए कहा गया क्योंकि वह मनुष्य की सोच पर कब्जा कर लेती है। मनुष्य को सोचने समझने लायक नहीं रहता, जो मिलता है उस पर अंधाधुंध इंसान खर्च करने लगता है। अब है प्रश्न संख्या 48। किन परिस्थितियों में हमारा मन शिथिल हो जाता है? एक गीत कविता के आधार पर बताइए। तो एक गीत में हमें कौन सी ऐसी जिसमें हमारा मन एकदम शिथिल, एकदम रुक सा जाता है? उत्साह के अभाव में, प्रेरणा के अभाव में, लक्ष्य के अभाव में, शक्ति के अभाव में। जब हमारे पास कोई प्रेरणा नहीं होती
तब हमारे पांव शिथिल हो जाते हैं, हमारी सोच शिथिल हो जाती है। हम क्या सोचें, किधर को जाएं, हमें ये समझ में नहीं आता जब तक हमारे पास कोई प्रेरणा नहीं होती। अब है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने दृश्य संचार माध्यम के किस स्वरूप को सामने रखा है? क्या तो क्या है दृश्य मतलब यानी कि टेलीविजन का जो संसार होता है उसकी किस भावना को हमारे सामने रखा है? संवेदनशील, मानवीय, असंवेदनशील, अमानवीय। तो वहां पर क्या था, हमने देखा था अवसंवेदनशील। एक अपाहिज को बुलाया, उसका इंटरव्यू लिया और उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जिसका कोई जवाब नहीं। आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप क्यों अपाहिज हैं, इस तरीके से एक प्रश्न पूछा गया। तो असंवेदनशीलता जो है वो टेलीविजन की व्यक्त हो रही थी। अब है प्रश्न संख्या 50। कविता की उड़ान चिड़िया क्यों नहीं जान सकती है? अब ये हमारी जो है ना कविता की उड़ान जो पाठ है उस पे चिड़िया क्यों नहीं जान सकती, क्या करें, है ना, लाइन ही थी चिड़िया क्या जाने कविता की उड़ान। तो यहाँ पर है सीमित संभावनाओं के कारण, सीमित जो संभावनाएं उनके कारण, सीमित शक्ति के कारण, कल्पना शक्ति के अभाव के कारण, अपनी सीमित सीमाओं के कारण। तो क्या कारण है? चिड़िया इसलिए नहीं जान सकती क्योंकि उसकी सीमाएं सीमित हैं। ऊंचाई भी एक सीमित ऊंचाई तक वो उड़ सकती है, हर जगह घर के अंदर नहीं जा सकती, लेकिन कल्पना तो किसी भी कोने में जा सकती है, उसकी कोई भी जगह नहीं है। अब है प्रश्न संख्या 51। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? भक्तिन पाठ में देखा कि पंचायत किस तरीके से फैसला करते हैं, तो क्या तस्वीर उभर कर हमारे सामने आ रही है? पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। दूसरा, वे सही न्याय नहीं कर पाती। तीसरा, वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। चौथा, वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। तो भक्तिन पाठ के अनुसार हमने देखा कि पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य होती हैं, क्योंकि जो उसके भक्तिन के जेठ जेठानियों ने जाल बुना था उसके भक्तिन और उसकी बेटी के लिए, उसमें वो फंस जाती है, पंचायत के पास जाती है, लेकिन पंचायत तब भी उस अयोग्य लड़के से भक्तिन की शादी करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो यहाँ पर बताया था कि जितना भी हो पंचायतें बिल्कुल अयोग्य हैं क्योंकि वो निष्पक्ष फैसला नहीं कर पाती है। अब हमारे सामने आ रहा है नेक्स्ट, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर कार्यक्रम बनाने वाले उसकी सफलता का आधार किसे मानते हैं? यानी कि कार्यक्रम को सफल बनाने का आधार किसे माना गया है? दर्शकों के सामने अधिक से अधिक सही तथ्यों का उचित विश्लेषण करने से, अधिक से अधिक दर्शकों को अपना कार्यक्रम दिखाकर उनकी टीआरपी बढ़ाने से। तीसरा है दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करने से। चौथा है ऐसे तथ्यों को उजागर करने से जो जनता में छिपाए गए हैं या जिनसे वे अनजान हैं। तो जो हमने पढ़ा था कैमरे में बंद अपाहिज, जो हमने पाठ पढ़ा था उसमें ये देखा था कि जो दर्शक हैं उनकी भावनाओं को बहुत ज्यादा उत्तेजित करने, तभी तो उन्होंने बोला ना हमें रुलाना, दोनों को साथ रुलाना है, यानी कि उस अपाहिज और दर्शक दोनों को साथ रुलाना है। तो यहाँ पर क्या है, दर्शकों की भावनाओं को किसी भी हाल में उत्तेजित करना था, बस इसीलिए वो असंवेदनशीलता के साथ उस अपाहिज के साथ प्रश्न पूछते चले जा रहे थे। अब हमारे पास आ रहा है हमारी अनुपूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों पर आधारित प्रश्न। हमारी अनुपूरक पुस्तिका हमारी क्या है, वितान। तो वितान के जो दो पाठ हैं हमारे सिल्वर वेडिंग और जूझ जो फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, उनसे हमारे सामने कुछ प्रश्न रखे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 53 है, कहानी सिल्वर वेडिंग में किशन दा की मृत्यु के संदर्भ में जो हुआ होगा से कहानीकार का क्या तात्पर्य? उन्होंने बोला ना कि जो हुआ होगा सो, जो किशन दा की मृत्यु के बारे में बात कही गई थी, उससे कहानीकार क्या चीज बताना चाहते थे? लेखक मृत्यु से बहुत दुखी थे, लेखक कह रहे थे बहुत दुखी हैं इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। लेखक को मृत्यु का कारण पता था, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने कहा जो हुआ होगा सो। तीसरा, लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित थे, लेखक नहीं जानते थे कि क्या कारण था जिससे वो मरे, जो हुआ होगा सो। लेखक को मृत्यु से कोई अंतर नहीं पड़ता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरे कि जिए कि क्या है।
तो ये जो हुआ होगा सो, यानी कि जो हुआ होगा सो से तात्पर्य है कवि का कि वो नहीं जानते कि किशनदा की मृत्यु का कारण क्या था। लेखक मृत्यु के कारण से अपरिचित थे। प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या हमारे पास में 54 क्या आ रही है? किशनदा के रिटायर होने पर यशोधर बाबू इनकी सहायता नहीं कर पाए थे। किशनदा जो रिटायर हो गए, उनकी शादी नहीं हुई थी। अब जिस सरकारी घर में रह रहे थे उनको वो घर छोड़ना पड़ा था। अब उस चाहते हुए भी यशोधर बाबू किशनदा को अपने घर पर नहीं बुला पाए थे कि आकर यहाँ पर रहिए, जबकि वो चाहते बहुत थे। तो क्या कारण था कि ऐसा नहीं हो पाया? यशोधर बाबू की पत्नी किशनदा से नाराज थी, इसलिए। दूसरा, यशोधर बाबू के घर में किशनदा के लिए स्थान का अभाव था, उनके इतनी जगह नहीं थी कि वहां पे रखते। यशोधर बाबू अपने परिवार को नाराज नहीं करना चाहते, वो नहीं अपने परिवार को नाराज करना चाहते थे, इसलिए किशनदा को वहां नहीं रखना चाहते थे। चौथा, यशोधर बाबू के प्रस्ताव को किशनदा ने अस्वीकार कर दिया। यशोधर बाबू ने प्रस्ताव दिया था लेकिन किशनदा ने मना कर दिया था। तो सही इसका ऑप्शन है कि वो परिवार को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो किशनदा की मदद नहीं कर पाए थे। अब है प्रश्न संख्या 55। जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? जब तक उन्हें कविता से मतलब नहीं था तब उनका अकेलापन कैसा था, और बाद में जब उन्हें कविता आ गई तब अकेलापन जो हुआ उनका, उन दोनों में क्या बदलाव होगा, उनके सोच में बदलाव आया था? अकेलापन डरावना है, अकेलापन उपयोगी है, अकेलापन अनावश्यक है, अकेलापन सामान्य प्रक्रिया है। तो जो दिया था अकेलापन उपयोगी है, क्योंकि वो अकेलेपन में ही जोर जोर से कविता गाते, बोलते और नाचते थे, जिससे धीरे धीरे उनके अंदर कविता करने की जो हुनर था वो धीरे धीरे उभरने लगा था। अब है प्रश्न संख्या 56। जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था, क्योंकि लेखक जो सोचते थे वो और दत्ताजी राव जो सोचते थे वो दोनों सोचते थे कि पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्या कारण था? लेखक खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए। दत्ताजी राव जानते थे कि खेती बाड़ी में लाभ नहीं है। तीसरा, लेखक का पढ़ लिख कर सफल होना बहुत आवश्यक था। चौथा, लेखक का पिता नहीं चाहता कि वह आगे की पढ़ाई करे। तो सही क्या था? दत्ताजी राव और लेखक दोनों ही जानते थे कि खेती बाड़ी में इतना लाभ नहीं है, आगे चल के इतना लाभ नहीं है, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जिसमें आगे और ज्यादा ऑप्शंस हैं प्रगति करने के। अब है प्रश्न संख्या 57। कहानी सिल्वर वेडिंग के अनुसार यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं। यशोधर बाबू की असफलता का क्या कारण है? मतलब समय के साथ उनकी बीवी में जो चेंजेस आने चाहिए वो आए, मगर यशोधर बाबू में नहीं आए। इसके क्या कारण थे? किशनदा उन्हें भड़काते थे, इसलिए। पत्नी बच्चों से अधिक प्रेम करती थी, इस कारण। पीढ़ी के अंतराल के कारण। वे परिवर्तन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाते थे। तो यहां पर क्या था? यशोधर बाबू किसी भी तरीके के परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते थे, इसलिए वो समय के साथ ढल नहीं पाए। प्रश्न संख्या 58 और हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न क्या है? जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन होता है? क्या प्रवृत्ति पता चलती है हमें? ज्ञान पूर्णता, यानी कि बहुत ज्यादा ज्ञान है उनके अंदर। हठ धर्मिता, मतलब वो हठी हैं, जिद्दी हैं। कुटिलता, मतलब चालाक हैं। चौथा, संघर्षमयता, मतलब वो संघर्ष करते रहेंगे कि उनको बस किसी तरह लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो हमने देखा कि उन्होंने पढ़ाई के लिए, अपनी कविता के उजागर के लिए हर कितनी कोशिश करी, कितने संघर्ष किए। तो यहाँ पर उनकी प्रवृत्ति संघर्ष जो मयता है उस प्रवृत्ति का उद्घाटन होता है। तो इस तरीके से हमने ये हमारा जो सैंपल पेपर था क्लास 12 का हिंदी कोर का खत्म किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन पेपर हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, सभी चीजें हमने अच्छे से सॉल्व करी यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।